हमने सुना है कि आप गोरखपुर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं 2022 में। क्या उसके लिए दावेदारी कर रहे हैं? सर, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोकतंत्र का हिस्सेदार है और वो टिकट मांगने का अधिकारी है और पार्टी जिसको चाहती है उसको लड़ाती है। हमारे यहाँ मांगने का कोई बहुत मतलब नहीं होता है। आप देखे होंगे ऐसे ऐसे, कभी देखिए वहाँ के मऊ में एक सब्जी बेचने वाले के पुत्र को दिया गया, वो कभी सोचा नहीं होगा हम बनेंगे। अभी एक शिक्षक सतीश द्विवेदी को पिछली बार इटवा से विधानसभा टिकट दे करके वो मंत्री बनाया गया। तो पार्टी योग्यता को परखती है और महानगर में हमारे या जिले में हर विधानसभा क्षेत्र में एक नहीं दर्जनों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विधायक बनने योग्य हैं। किसी एक कहीं को पार्टी टिकट दे सकती है। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य त्रिपाठी। व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ जो शख्सियत यहां पर मौजूद है उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। ये है बीजेपी के महानगर उपाध्यक्ष और साथ ही श्री गोरक्षनाथ पीजी कॉलेज में आचार्य ब्रिजेश मणि मिश्र जी। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। व्यक्ति विशेष हम जो कार्यक्रम जो सीरीज चलाते हैं उसमें हम आपके थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानेंगे। तो प्रश्नों का दौर शुरू करें तो थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन फैमिली में है और घर में कौन कौन है। मैं सिद्धार्थ नगर जिले में एक गांव नेवसा है जो बांसी से 5 किलोमीटर दूरी पे है, वहीं का रहने वाला हूं। मेरा संयुक्त परिवार है। मेरे पिताजी 76 ईयर के हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत सोशल हैं और हमारे बड़े पिताजी हैं श्री शंकरा प्रसाद मिश्र। 3 भाई हम हैं, 3 लड़के बड़े पिताजी के, 2 बहनें हमारे, 2 उनके। पूरी एकदम बैलेंस फैमिली है और सब कुछ हमारे यहाँ संयुक्त रूप से चलता है। पूरा परिवार पूर्ण रूप से संयुक्त है, एक छत के नीचे रहता है। अलग का विषय है कि एक भतीजा हमारा सिद्धार्थ नगर में शिक्षक है, वहाँ रहता है, बहू हमारी है और हम यहाँ गोरखपुर में रहते हैं। तो लगभग 28 से 30 मेंबर हमारे फैमिली में हैं, सब एक साथ रहते हैं, संयुक्त परिवार है। पढ़ाई वगैरह आपने कहाँ तक की है और कहाँ से की? सर, मैं शुरू में अपने गांव पे पढ़ा, 5th तक गांव के स्कूल में रहा, प्राइमरी पाठशाला में पढ़ा और उसमें 1-2 क्लास मुझे पंडित जी ने कुदा दिया। कहा कि सेकंड में जब मैं गया तो कहा तेज है, तुम 3rd में जाओ। 3rd में पढ़ने के बाद फिर उन्होंने 4th में जब जाना था मुझे कहा 4th में नहीं तो तुम सीधे 5th में बैठो। तो वहाँ बैठा। फिर गांव का एक विद्यालय था बगल में, जहाँ एक विद्यालय की शाखा थी वो, जहाँ डेस्क बेंच नहीं थे, ज़मीन पे बोरे पे बैठ के हम लोग बोरा ले जाते थे। वो बोरा लेकर के वहाँ बैठ के पढ़ते थे उस पर। तो वहाँ 7th में पढ़ा। फिर मेरे भैया यहाँ पे एक विद्यालय में शिक्षक थे, राजेंद्र नगर में है, तो हमको यहाँ ले आए। तो जो गांव में मैं तेज लड़का समझा जाता था, यहाँ आया तो भैया ने कहा तुम पढ़ने में तुम तेज नहीं हो, तुम फिर 7th में पढ़ो। तो फिर मैं 7th में गुरुकुल एक विद्यालय GN नेशनल पब्लिक स्कूल के सामने अपने ज़माने में अच्छा विद्यालय हुआ करता था, वहाँ 7th में पढ़ा। फिर MG में 8th में पढ़ा। MG में मैं 6 मंथली में इंग्लिश और आर्ट 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ 6 मंथली में। फिर एनुअली में मैं पास हुआ या पास कर दिया गया ये नहीं जानता, मतलब पास मेरे रिजल्ट पे निकला। फिर किसी कारणों से मैं सिद्धार्थ नगर में गया, वहाँ 9th से 10th 2 क्लास तिलक इंटर कॉलेज में पढ़ा। वहाँ आर्ट्स साइंस साइड था। फिर आर्ट्स साइड में ले लिया क्योंकि वहाँ टैक्सी स्टैंड और तहबाजारी की ठेकेदारी कुछ लोग कर रहे थे, कुछ व्यवसाय मेरे पास शायद मैं छोटा था। कुछ लोगों ने कहा कि पिताजी को ले गए लोग, उनके नाम से बोली लगवाया और बैठे। तो मतलब ठेकेदारी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मेरा भी हो गया वहाँ रहने के लिए, लेकिन पढ़ाई हमने नहीं छोड़ी। फिर वहाँ के बाद मैं ग्रेजुएशन के बाद मैं आ गया दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। मैंने BA किया। BA में मैंने हिंदी, प्राचीन इतिहास और शिक्षा शास्त्र विषय लिया। फिर BA के बाद मैंने B.Ed मेरा एडमिशन हुआ दिव्य से, लेकिन मैंने B.Ed नहीं किया। बचपन में सोचा था कि मैं LLB करके राजनीति करूँगा और किसी की नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपने जीजा जी के साथ रहता था। वो भी उनको भी नौकरी मिल रही थी, उन्होंने नौकरी नहीं किया। पिताजी के स्थान पे श्री पवन कुमार त्रिपाठी बांसे में एडवोकेट थे। तो
उन्हीं से मैं सीखा कि नौकरी नहीं करूँगा। मेरे पिताजी पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करने जा रहे थे। बाबा ने कहा नौकरी करोगे वो भी पुलिस की, तो हम भी सोचे कि नौकरी नहीं करेंगे हम और समाज की सेवा करेंगे, जैसा जो कि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि में रहा है। तो फिर LLB किया, लेकिन LLB बाद कचहरी की दुर्दशा भी देखा। उसी बीच में मेरा PCS प्री निकल गया। अब हो सकता है तुक्का से निकल गया हो, माइनस मार्किंग नहीं होता है। पास हो गया तो घर के लोगों ने कहा कि इलाहाबाद जाओ तैयारी करो। तो हमको अपनी हैसियत मालूम थी, तो हमने कहा जब यहाँ प्री निकल गई तो मेनो निकल जाएगी, मेन भी निकल जाएगा मेरा यहाँ पे, मैं यहाँ पढ़ूंगा। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, मुझे मालूम था कि मेन में मैं परिश्रम नहीं उतना लेबोरियस नहीं हूँ जितना होना चाहिए। तो उसी बीच मैं जब BA में पढ़ रहा था तभी कुछ बच्चे मुझसे ट्यूशन पढ़ने के लिए आए, तो मैं पढ़ाने लगा। 9th के बच्चों को पढ़ाया, वो 10th में गए थे। बढ़ते बढ़ते वो बच्चे BA तक पहुंच गए। उन्होंने कहा आपसे पढ़ेंगे, तो मैंने कहा BA मेरा इंग्लिश ही नहीं है। सबको मेरा पता रहता था, मेरी मार्कशीट पहले मेरे विद्यार्थी देखते, सबको मालूम था कि मेरा हाई स्कूल में 50% मार्क नहीं है, इंटर में 53% है। सारे विद्यार्थी मेरे जानते हैं। लोग कहते हैं विद्यार्थियों कहीं बता रहे हैं, हमने कहा जो हमारा कम है और क्यों ना हम उसको बतावें कि हम कम हो करके जब पढ़ा सकते तो ज़्यादा पाए तो और आगे बढ़ सकते हो। तो BA के बच्चे कहे आप हमको पढ़ाइए, तो हम उनको पढ़ाने लगे। उसी से कुछ लोगों ने, मेरे मित्रों ने सलाह दिया कि BA एक विषय फार्म डाल दो, तो मैंने BA भी कर लिया। फिर कुछ बच्चे MA में कहे हम पढ़ेंगे, 5 बच्चे MA में पढ़ने वाले थे और बड़े मेरिटोरियस विद्यार्थी थे। विश्वविद्यालय में सेकंड टॉपर रहे, जूही त्रिपाठी थी सेकंड टॉपर विश्वविद्यालय की। उन सबों ने कहा आप हमको अच्छा पढ़ाते हैं और आप पढ़ाइए। तो मैं पढ़ा हूँ तब न, तो मैं दोबारा फॉर्म डाला नहीं, फिर से MA डाला एक विषय। ये वो बच्चे वो मुझे ट्यूशन की फी देते थे, वो MA करते थे गोरखपुर विश्वविद्यालय से, मैं फैजाबाद विश्वविद्यालय से प्राइवेट से MA करता था। सबको पता था, ये मैं उन्हें पढ़ाता था। और कार्लाइल के लेख थे, निबंध थे, एसेज, उसको कोई शिक्षक पढ़ाता नहीं था। तो हमने कहा मुझे कुछ नहीं आता, तो मेरे लिए जैसे कार्लाइल, जैसे रस्किन और उसी तरीके से मेरे बैकन और सारे टीचर सब मेरे लिए बराबर हैं। तो मैं एक पेज पढ़ने में लगभग मुझे 8-10 घंटे लगते थे। हिंदी लेके, इंग्लिश लेके, गाइड से लेके, मोबाइल से डिक्शनरी खोज करके 1 घंटे में एक पेज में टेक्स्ट तैयार करता था और बच्चों को पढ़ाता था 1 घंटा, 8 से 10 घंटे मेहनत करके, और बच्चे सेटिस्फाई होते थे हमसे। हुआ क्या कि जब और कभी मैं नोट्स लेकर के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया। नोट्स में तैयार कर लिया, रट लिया, समझ लिया, टेक्स्ट बुक लेके जाता था, नहीं तो बाकी कोई किताब लेकर के मैं नहीं जाता था पढ़ाने के लिए। मुझे एक संदेश देना शिक्षकों को। शिक्षक जाते हैं ग्रेजुएशन, आप पॉइंट्स नोट करके ले जाइए। आप बताइए, आप 5 साल से 10 साल से शिक्षक हैं, B.Ed में पढ़ा रहे हैं, BA में पढ़ा रहे हैं या BSc MSc पढ़ा रहे हैं, आप नोट से बच्चों को लिखवाते हैं। आप 5 साल, 6 साल, 3 साल, 2 साल के पढ़ाने का अनुभव है। मैंने तो देखा है, विश्वविद्यालय के अपने शिक्षक मित्रों को देखा है, 25 साल से पढ़ाते हैं, वही नोट्स लेकर के जाते हैं। नोट्स पीला हो जाता है, वो नोट्स लेकर के जाते हैं। टेप लगाते हैं, वही नोट्स लेकर के जाते हैं। आप बताइए, आप नोट्स से विद्यार्थी को लिखवाते हो और खुद देख के बोल के लिखवाते हो और अपेक्षा करते हो कि विद्यार्थी साल भर में उस नोट्स को तैयार करके बिना देखे एग्जाम में लिख ले। और किस पास पर आप आदर्श क्यों नहीं हो रहे विद्यार्थियों के सामने? मैं नोट्स बनाता था, नोट्स तैयार कर लेता था, विद्यार्थियों को लिखवा देता था बिना नोट देखे, फिर बाद में वह नोट्स में फाड़ देता था उस पेज को। कई लोगों ने कहा क्यों फाड़ते हो, अगले साल फिर काम आएगा। तो हमने कहा मैं यहीं तक रह जाऊंगा, मैं तो 0 से उठा हूँ, मुझे अगले साल फिर नोट्स बनाना होगा। अच्छा, इंग्लिश के ही टीचर हैं श्री गोरखपुर। जी। आप बता रहे थे साथ में जब आप MG में थे 7-8 में, तो ईयर्थ में तो इंग्लिश और आर्ट में आप फेल थे ना? जी। फिर कैसे ये हुआ कि इंग्लिश में ही फिर आप उसके पढ़ा के मैंने सीखा। मैंने कहा घर से भी बोला या खुद के प्रेरणा से ही? घर के लोग, जैसे मेरे पिताजी मैं बहुत अच्छा जानते थे, इंग्लिश उनको नहीं आती, इसलिए हाई उनके ज़माने में इंग्लिश कंपलसरी हुआ करता था, तो इंग्लिश में वो 2 बार फेल हुए। मेरे पिताजी बैठ करके बड़े बड़े लोगों से बात कर सकते हैं, उनका बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व है, लेकिन मंची भाषण ठीक से नहीं दे पाते। उनको ये था कि मेरा कोई लड़का इंग्लिश पढ़ लेता। तो मैं BA में जब इंग्लिश नहीं लिया तो गए, कहना कौन विषय लिए हो?
तो सोशल पर्सन थे तो बहुत हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। तो मैंने बताया, कहना मैं चाहता था कि वो लड़का हमारा इंग्लिश पढ़ा। चला ठीक है, जो करा ठीक है बात। मुझे उसी समय लगा कि भाई इंग्लिश मुझे पढ़ना चाहिए। क्लास पार करने के लिए तो कोई भी क्लास पर 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन पढ़ लीजिए और जाइए करिए। तो जब आप विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, आप बता रहे हैं पीसीएस भी आपका क्वालिफाई हुआ था, आप राजनीति में भी, चूंकि अभी भी आप बीजेपी महानगर उपाध्यक्ष हैं, उस समय क्या छात्र राजनीति में थे? देखिए, शुरू से मेरे बाबा भी राजनीतिक थे, जनसंघ से जुड़े थे। मेरे पिताजी भी 13 साल की उम्र में मेरे पिताजी माधव प्रसाद त्रिपाठी, जिनका ननिहाल मेरे घर था, भाजपा के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ काम करते थे और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में जुटे रहते थे। तो प्रेरणा पारिवारिक मुझे मिली थी। मेरे बाबा थे, पिताजी, मैं भी था। तो विद्यार्थी चूँकि पीसीएस प्री निकल जाने से राजनीतिक रूप में बैक हुआ। लोगों का दबाव आने लगा, रिश्तेदारों का, बाकी सबका, कि पढ़ो कि तुम पढ़ने में तेज निकल सकते हो। हालांकि मुझे मालूम था अपनी असलियत। तो मैं विद्यार्थी परिषद में जुटा। तो 5वीं में तो मैं विद्यार्थी परिषद में था, तहसील प्रमुख भी रहा जब इंटर तक था। यहाँ आया तो 2-3 साल मुझे लोगों ने पढ़ने के लिए मैं पैक हुआ। विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन जब मेरा प्रिपरेशन ठीक से हुआ, मेरा मानना था कि उसके पहले एक विद्यार्थी को चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे राजनीति अगर है तो विद्यार्थी को लड़ना चाहिए, किसी ठेकेदार को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो मैं विद्यार्थी के रूप में आता, चुनाव लड़ता, लेकिन उसके बाद चुनाव तो जान ही रहे बंद ही होता गया। फिर मैंने विश्व हिंदू परिषद में काम किया, 2-3 साल काम किया। फिर भारतीय जनता पार्टी में मैं काम करने लगा 2010 से। और 2010 में भारतीय जनता पार्टी का मंडल का मैं महामंत्री बनाया गया। मिड सेशन में ही एक हमारे परिचित थे, वो मतलब उन्होंने बीजेपी की नौकरी लगी, किसी कारण से वो बीजेपी छोड़ दी अपने पद को। तो हमको उस पद पे लोगों ने बीच में बैठाया। तो 1 साल में था मंडल महामंत्री, फिर लोगों ने मंडल अध्यक्ष मुझे बनाया। फिर बीजेपी का जो जिला मीडिया प्रभारी अपनी महानगर की टीम में बनाया गया। फिर वर्तमान में उपाध्यक्ष के रूप में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। आपकी पिताजी, आपके बाबा भी राजनीति में थे, तो आप राजनीति में आए। जो आप शिक्षक बने यहाँ पे, इस बारे में ये सफ़र कैसे तय हुआ? एक तो बात में पिताजी और बाबा मेरे राजनीतिक नहीं थे, वो सोशल थे। और मेरा मानना है राजनीति और समाज दोनों अलग नहीं हो सकते। राजनीति समाज की ही उपज है और राजनीति में रह के समाज को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। तो राजनीतिक सरोकार रहा करता था उन लोगों का। वो बड़े पॉलिटिशियन नहीं थे, वो छोटे स्तर पर रह के काम करते थे, दबाव दे के काम करते थे कि। और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लोग शुरू से जुड़े रहे। अभी आपका प्रश्न क्या था? मैं सर, प्रश्न मेरा ये था कि आप अभी शिक्षक हैं, तो ये राजनीति के साथ रहते हुए, आप राजनीति करते हुए विश्वविद्यालय में इस तरफ झुकाव कैसे हुआ कि मुझे शिक्षक बनना चाहिए? जैसे मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, एक बार मैं बोलता हूँ कि मैं बोल गया, हो सकता है यार उचित हो यहाँ बोलना, लेकिन अब जो बोलना है तो बोलना है एकदम। ये व्यक्ति विशेष हमारा शो ही ऐसा है कि आप दिल की बातें जो भी हो कि अध्यापक हलवाई का नौकर होता है। जैसे हलवाई के यहाँ काम करने वाला नौकर 1000 में काम करता है, क्योंकि वहाँ कुछ मिठाई बढ़िया खाने पाता है, तो दूसरे के यहाँ 1500 में जाके नौकरी नहीं करेगा। तो अध्यापक विद्यार्थी पैर छूते थे, गुरुजी गुरुजी, सर जी कहते थे, भैया भैया कहते थे, तो एकदम प्रसन्न हो जाया करता था। देखिए हमारे पास, और मेरी खेती लहलहाती, विद्यार्थी मेरे सामने आते थे। लगता था कि लोग 1-2 बच्चे के लिए तरसते हैं। मेरा विवाह नहीं हुआ था, उसके पहले मेरे पास 250 बच्चे हो गए थे। कई विद्यालयों से मैं पढ़ाता था पार्ट टाइम जा करके। तो 1 घंटे 2 घंटे प्रबंधक हमारे परिचित हुआ करते थे, तो जाके मैं पढ़ाया करता था। तो एक बड़ा वहाँ छोड़ने का मन नहीं करता था। लेखपाल की नौकरी लग रही थी, प्रयास थोड़ा कर, लेकिन हुआ कि नहीं, अगर लेखपाल की नौकरी करेंगे ज़िंदगी में पोथा ही धोते रह जाएंगे, तो कम से कम यहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, हमको अच्छा लगेगा। तो इसी नाते जो कभी सोचा था कि कभी राजनीति मैंने कभी ये नहीं करेगा, कभी नौकरी नहीं करूँगा, वो आज मैं नौकरी भी कर रहा हूँ। फिर मैं उसके बाद मैंने MA किया एंशिएंट हिस्ट्री से, फिर इंग्लिश से MA किया। नौकरी लगने के बाद नहीं, फिर B.Ed किया, M.Ed किया, M.Phil किया इंग्लिश से। इंग्लिश के पुस्तकों पे काम किया। न्यू लाइट जनरल इंग्लिश का नाम आप लोग सुने होंगे, 1957 से चल रही है। मैंने उसका रिवाइज किया। फिर मैंने उत्तराखंड बोर्ड के लिए जवाहर पब्लिकेशंस के लिए लिखा, CBSE बोर्ड के लिए लिखा 8th तक। फिर तमाम एक किताब यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए मैंने लिखा, और फिर कई किताबों को मैंने एडिट किया, जैसे नावल्स
तमाम इंडियन नावल्स थे और इंग्लिश नावल थे सबका, शेक्सपियर के तमाम ड्रामाज को काम किया। लगभग मिला के लगभग 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों पे हमने काम किया। फिर इसी तरीके से काम चलता रहा और अध्यापन के क्षेत्र में फिर मैं विद्या मंदिर में मैं एक भवानी प्रसाद पांडे पीजी कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाया, फिर वहाँ बीएड डिपार्टमेंट में पढ़ाया। फिर सरस्वती विद्या मंदिर में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खुला तो उसमें बीटीसी के जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज था उसमें प्रिंसिपल था। वहाँ 2012 में मेरी नियुक्ति हुई, 2015 तक था। तो फिर 15 के बाद यहाँ गोरखनाथ मंदिर संस्कृत पीजी कॉलेज था, यहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ पे महाराज जी ने सिलेक्शन किया और मैं वहाँ पे भी अध्ययनरत अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, आप बता रहे थे ऑफ कैमरा कि आप दरोगा भी होने वाले थे, फिर वो आपने छोड़ दिया। दरोगा मतलब उस समय एग्जाम छोड़ नहीं दिए, पिताजी मेरे छोड़े। उस समय इच्छा थी कि मैं बन जाऊंगा, मेरा था अगर नौकरी करूं तो वर्दी पहन लूंगा, अच्छा लगता था देख करके। तो मेरा एज कम था जब पहली बार निकला, और दोबारा निकला तो एज अधिक हो गया था, थोड़ा सा अंतर था, कई 5-6 साल के अंतरालों पे निकला, तो मैं फॉर्म ही नहीं भर पाया उसमें। पहली बार वाले में एज कम था और दूसरी बार जब फॉर्म आया तो एज ज़्यादा हो। तो ऐसे तमाम विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है, तमाम ऐसी नौकरियां निकलती हैं कि वो विद्यार्थी नहीं हो पाते हैं। इस नाते समय समय पर नियुक्तियां होती रहनी चाहिए कि उस मेधा का व्यक्ति उसकी जिसकी लाइकिंग जिस प्रकार के पर्टिकुलर जॉब में हो उसी को मिल सके, ताकि उसका जॉब सेटिस्फैक्शन हो। आपको ज़्यादा अभी टीचर बन के या अगर दरोगा होते आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा? टीचर से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। तब मैं टीचर था नहीं ना, तब तो मैं नौकरी करना सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा था कि ये हो जाएगा, मेरे मन में एक बार आया। हर युवा उत्साही होता है, जैसे हम फिल्म देखते हैं कहते हैं, हम जब देखते हैं कि कोई बढ़िया दरोगा काम कर रहा है, दरोगा बनना चाहते हैं, वकील काम कर रहा है, वकील बनना चाहते हैं। पत्रकारों को देख कर लगता है कि भाई हम पत्रकार बनना चाहेंगे, बड़ा तब पत्रकार मित्रों से पूछिए तो कहते हैं भाई बड़ी पीड़ा है। तो ऐसे ही उस समय आपके दिमाग में क्या था, मतलब टीचर, दरोगा या पीसीएस? उस समय मेरे दिमाग में मात्र यही था कि मैं एलएलबी करके राजनीति करूँगा। तो ये पहले से उद्देश्य था कि शुरू से था, लेकिन बीच में हुआ कि दरोगा हो जाएगा तो वो हो जाऊंगा, ठीक रहेगा। एलएलबी मैं कर रहा था उस समय, एलएलबी इसीलिए मैंने किया, नहीं तो मुझे अगर शिक्षक ही बनना होता तो मेरा बीएड में एडमिशन हो गया था। मैंने एडमिशन लेके छोड़ दिया, परिवार में किसी को नहीं बताया। खुद एडमिशन भाई फीस पिताजी से ले लिया और ट्यूशन पढ़ाता था तो काम भर के पैसा हमको मिल जाया करता था। तो मैं ये नहीं बताया कि एलएलबी में रुचि थी कि बीएड में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कम फीस लगा था, गवर्नमेंट आपका DBA मिला था मुझे। तो फिर एलएलबी में करने आ गया। कुछ लोग में हमारे कहने बीएड कर लो तब एलएलबी करो, हमने कहा नहीं, जब एलएलबी करना है तो करेंगे, एलएलबी करेंगे। राजनीति में आप अपना आदर्श किसको मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को या मोदी जी को? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी को दो कहना बेईमानी होगी, दोनों में से किसी एक का नाम लेना बेईमानी होगी। अटल जी का ही जो विकसित रूप है वो मोदी जी है। मोदी जी कहीं कोई ऐसा काम नहीं करते जो अटल जी से अलग हट करके हो। तो अभी आप कहें कि आप अपने पिता के आदर्श मानते हैं कि अपने दादाजी को आदर्श मानते हैं, तो मेरे लिए कठिन होगा। बोथ आर आइडियल फॉर मी। मतलब आपकी नज़र में दोनों बराबर हैं? क्या गोरखनाथ श्री गोरखनाथ महाविद्यालय में आप योगी जी से भी हमेशा मुलाकात होती है? अक्सर होती, मान ली उनके अधीन रह के हम लोग काम करते हैं। जी जी, अक्सर। अभी भी समय देते हैं, आते हैं कॉलेज? हाँ, समय तो देते हैं, एक एक गतिविधि पे उनकी नज़र रहती है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ 9th में जब बच्चों का एडमिशन होता है, मुख्यमंत्री होते हुए भी बिना उनके इशारे के एडमिशन नहीं होगा। उन्हें बच्चों को पहले तो इंटरव्यू लेते थे, पहली बार बच्चे हुए तो बच्चों का इंटरव्यू भी लिए। अच्छा, खुद बैठ के उन्होंने? अभी तक तो एक बच्चे का इंटरव्यू लेते थे, इस बार कुछ इंटरव्यू लिए। तो उन बच्चों का सिलेक्शन कैसे होता कि कौन उनके महाराज जी के पास, योगी जी के पास जाके इंटरव्यू देगा और कौन ऐसे? अब वो कह जैसी व्यवस्था वो कर दे तो प्रोफेसर यूपी सिंह साहब करते हैं। मतलब टोटल उनकी नज़र रहती है कि जो भी आवे और अधिक से अधिक बच्चे से संस्कृत पढ़ें, और संस्कृत के साथ साथ वो इंग्लिश भी पढ़ें, गणित भी पढ़ें, इस सब की व्यवस्था में लगे रहते थे। यही कारण है, आप देखिए जब मुख्यमंत्री हुए तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो गया। अब बच्चा गणित भी पढ़ेगा,
साइंस भी पढ़ेगा, मैथमेटिक्स भी पढ़ेगा, सोशल स्टडीज भी पढ़ेगा, कंप्यूटर भी सीखेगा और संस्कृत विशेष रूप से पढ़ेगा ही। तो एक एक बच्चे पे उनकी नज़र रहती है आज भी। मतलब बच्चे हमारे यहाँ के अध्यापकों से अधिक करीब विद्यार्थी उनके रहते हैं, विद्यार्थी उनके टच में रहते हैं। दशहरे में समय तो कम दे पाते हैं, लेकिन जब भी उनको मौका मिला तो वह निश्चित रूप से उनकी दृष्टि, मतलब ये रहता है कि सबको के दिमाग में यह है कि सब कुछ महाराज जी की दृष्टि में। आप लोग भी मिलते होंगे, आप लोगों की बातचीत होगी, किन मुद्दों पे होती है बातचीत? उनका तो कौन सी बात है? जैसे वो हमारे प्रिंसिपल अधिकृत हैं, प्रिंसिपल साहब हमारे, उनको निर्देश दे देते हैं, चलती रहती है। बाकी जो भी उनको निर्देश देना होता है वो करते रहते हैं। और दूसरी बात, उनको हर व्यक्ति समझता है, वहाँ कर्मचारी और वो सबको समझते हैं, तो उनके इशारे को हर आदमी समझ जाते हैं, उनके अनुरूप काम करते हैं। जहाँ कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो वह उसको कहते हैं, कई शब्दों में भी कहते हैं, हम लोग उसका पालन करते हैं। हमने सुना है कि आप गोरखपुर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं 2022 में, क्या उसके लिए दावेदारी कर रहे हैं? सर, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोकतंत्र का हिस्सेदार है और वो टिकट मांगने का अधिकारी है, और पार्टी जिसको चाहती है उसको लड़ाती है। हमारे यहाँ मांगने का कोई बहुत मतलब नहीं होता है। आप देखे होंगे ऐसे ऐसे, कभी देखिए वहाँ के मऊ में एक सब्जी बेचने वाले के पुत्र को दिया गया, वो कभी सोचा नहीं होगा हम बनेंगे। अभी एक शिक्षक सतीश द्विवेदी को पिछली बार इटवा से विधानसभा से टिकट दे करके वो मंत्री बनाया गया। तो पार्टी योग्यता को परखती है। और महानगर में हमारे या जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में एक नहीं दर्जनों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विधायक बनने योग्य हैं। किसी एक कहीं को पार्टी टिकट दे सकती है। हाँ, अगर पार्टी मुझे हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है, जो भी राजनीतिक पर्सनैलिटी है उसकी इच्छा होती है, वो भी चाहता है कि हम भी सदन में जाएं, काम करें, हम भी योगदान दें। हाँ, और अधिक योगदान, कार्यकर्ता का तो योगदान सर्वोपरि है। भाजपा का कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखे होंगे हम लोग सबसे अधिक दीनदयाल जी की पूजा करते हैं। दीनदयाल जी हमारे किसी टिकट पे नहीं लड़े, कोई चुनाव नहीं जीते, लेकिन आज उनका जो आदर्श है वो शायद उन्हीं के आदर्शों पे हमारे, चाहे मोदी जी काम कर रहे हैं, चाहे अटल जी काम किया, जिन्होंने भी काम किया उन्हीं के आदर्शों पे काम किया। तो यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, कार्यकर्ता के नाते टिकट पाने की इच्छा है और आगे रहेगी भी। पार्टी टिकट देती है, कहीं से देती है तो लड़ा जाएगा। आप देखे होंगे कि हमारा कार्यकर्ता 15 दिन पहले टिकट उसका क्लियर होता है और कहीं से उसको लड़ा दिया गया, हो गया, जीत गया। तो हम तो जो भी लड़ता है वो तो योगी जी के नाम पर, मोदी जी और योगी जी के नाम पे जीतता है। तो कहीं से भी लड़ा देंगे, लड़ा जाएगा। आम कार्यकर्ता जो, खैर सही बात है, हर कार्यकर्ता के दिल में होता है कि हम चुनाव लड़ें। अभी एक कार्यकर्ता के रूप में समाज में भी आप जाते होंगे लोगों के बीच में, ये महंगाई को लेकर के बड़ा रोष है जनता में। कभी लोग आपसे कहते नहीं कि इस पे सरकार से बात कीजिए? निश्चित रूप से कहते हैं। और महंगाई का जो कारण है वह एक कारण नहीं है, उसके पीछे अनेक कारण हैं। महंगाई कोई पहली बार नहीं बढ़ रही है, महंगाई हर बार बढ़ रही है। लेकिन आपकी बात बता रहे, हर बार महंगाई केवल दिखती थी, विकास नहीं दिखता था। इस बार विकास भी दिख रहा है। जहां 14 मेडिकल कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे स्वतंत्रता के बाद से, आज 4 वर्ष योगी सरकार के पूरे होने पर 30 मेडिकल कॉलेज होने जा रहे हैं। फिर भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जा रही है। सर, ऑक्सीजन, अब मैं पॉलिटिकल पर्सन हूँ तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जनता नाराज हो जाती है, लेकिन जनता मैं भी हूँ। एक चीज आप देखे होंगे, एक तो एकाएक बीमारी आई, ऑक्सीजन की किल्लत हुई, और ऑक्सीजन की किल्लत का एक कारण और रहा सर, जो मानवता की कमी लोगों के अंदर रही। कारण ब्रजेश मणि शिक्षक हैं, खेतीबाड़ी अच्छी है, रुपया पैसा रख लिए हैं अपने पास, या व्यापारी हैं, या आप मीडिया वाले हैं, आपका तमाम लोगों से पकड़ है,
तो आपने पहले ही एक सिलेंडर अपने घर में रख लिया। आपके घर कोई बीमार नहीं है, बगल वाले पड़ोस घर में बीमार है, बीमारी से मर रहा है, सिलेंडर आपके घर में पड़ा है, आपके घर में कोई बीमार नहीं है। दसियों लोग ऐसे हैं, 2-3 लोगों को मैंने सिलेंडर दिलाया, सिलेंडर दिलाने के बाद कहा भैया दे दो दूसरे को, दूसरा बीमार हो, देने से कतराने लगे। हमें फोर्सली उनके साथ पेश आना पड़ा, तब उन्होंने दिया। क्या सरकार की सारी जिम्मेदारी हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? हम क्यों सिलेंडर हम अब सिलेंडर कब्जे में रख लें अपने? कोई बीमार होगा तो मिलेगा ही। एक बड़ा कारण है, इस पे किसी ने हमको लग रहा कहा नहीं होगा, हमने फील किया इस कारण को। हमारे तमाम ऐसे हर कॉलोनी में सिलेंडर डंप हो गए लोगों के घरों में, इसीलिए कालाबाजारी भी बढ़ गई। कालाबाजारी इसलिए बढ़ी। सरकार तो कहिए इतनी मजबूती से खड़ी रही कि कालाबाजारी को रोकने का काम किया। रेमडेसिविर के बारे में आपने देखा है किस हिसाब से कहाँ चला, वो तो कहिए सरकार स्वयं जिला प्रशासन बांटना शुरू किया, तब जाके कुछ नियंत्रण हुआ उस विषय पे। सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया इसको लेकर के। और निश्चित रूप से अगर आप कल्पना करिए दूसरी सरकारों को लेकर तुलना करिए कि दूसरी सरकारें रही होती तो क्या दशा रही होती। अब ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन की कमी भी नहीं आएगी। आप देखिए गोरखपुर में ऑक्सीजन नहीं पैदा होता था, अब हो रहा है कई जगहों पे। 1-2 जगह था, बढ़ रहा है ना, हर जिले में ऑक्सीजन पैदा हो रहे हैं ना, बनाने की व्यवस्था की जा रही है ना। हमको नहीं पता था कि एकाएक कहा जाएगा इतना, लेकिन फिर भी बड़े दमदारी से लड़े सबका साथ। अब ये कारण नहीं मानते जो एकाएक बढ़ा है यहाँ पे, चुनाव भी उसमें कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाई। निश्चित रूप से जहां किसी भी कारण से सोशल गैदरिंग हुआ है, चाहे वो चुनाव हो या विवाह हो और एनी अदर रीजन, गैदरिंग होगी तो निश्चित रूप से होगा। चुनाव में एक और कारण रहा कि बाहर से भी लोग आए। हम तो चुनाव में रहे, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव अपने भाभी लड़ाए थे, विजयी भी हुए। वहाँ हमने देखा कि तो प्रधानी का चुनाव भी साथ साथ था। बसेज में भर करके लोग बॉम्बे से आए, पूरे गांव में कई बसेज में लोग आए, तो कारण निश्चित रूप से रहा होगा। और है इसमें कोई तो हर आदमी जानता है, मैं कहूँ या ना कहूँ। एक शिक्षक के रूप में जब आप पढ़ाते हैं बच्चों से, कैसे उनसे बातचीत करते हैं, और एक शिक्षक के रूप में ही, राजनीति में तो खैर आपकी हमने जान ली कि आपको क्या करना है, एक शिक्षक के रूप में और क्या बदलाव देखना चाहते हैं और आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं इस पे? देखिए 2-3 चीजों में बदलाव होना चाहिए। पहले तो एक जो मूल्यांकन की व्यवस्था है, कॉपियों का, परीक्षा की पुस्तिकाओं का, उसका परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षक का जो सम्मान है वो सम्मान होना चाहिए। शिक्षक को एक अलग कैटेगरी बनाया जाना चाहिए। ऐसा संविधान में मंशा था, ऐसा हमारी सरकारों की मंशा थी। अगर ऐसा नहीं होता तो अलग से शिक्षक MLC नहीं बनाया जाता। शिक्षक को विशेष दर्जा, जैसा कि सुनने में तमाम विदेशों में आता है कि शिक्षकों को विशेष सम्मान दिया जाता है। शिक्षकों का सम्मान है ऐसा मैं नहीं कहता, शिक्षकों का बहुत सम्मान। नहीं होता तो मैं शिक्षक नहीं बनता। सम्मान ही, मैंने बताया ना, सम्मान ही मुझे खींच करके यहाँ लाया। बच्चे पैर छूते थे और हमारी बात मानते थे। मैं पढ़ाता था, मुझे लगता था नया मैं खोज के बता दे रहा हूँ, बच्चों को अच्छा लगता था। तो एक तो विद्यार्थियों को विद्यार्थी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। दूसरी बात, आज बड़ी पीड़ा होती है, इस इंग्लिश का मैं शिक्षक रहा हूँ, लेकिन आप इतने, अगर मैं जबरदस्ती, मेरे जितने शब्द इंग्लिश के निकले होंगे आपको लगा होगा मैं जबरदस्ती निकाल रहा हूँ। लोग इंग्लिश नहीं सीखना चाहते हैं, मतलब अंग्रेजी नहीं सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। संस्कृत विद्यालय में है यहाँ पर, तो वहाँ के बच्चों का इंग्लिश को लेकर के कैसा? देखिए, जो बच्चा संस्कृत, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ने में बड़ा कमजोर हूँ, लेकिन अपने विद्यार्थियों और अपने शिक्षक मित्रों से बहुत सीखा हूँ। बाहर के लोग जानते हैं कि संस्कृत के टीचर हैं, उनसे सीखते सीखते जो संस्कृत सीख लिया जो विद्यार्थी, तो इंग्लिश उसके लिए सीखना बड़ा आसान है। होता है कि बहुत रुचि नहीं लेते हैं बच्चे हमारे इस विषय में, लेकिन फिर भी उनके लिए आसान होता है। और विद्यालय भी हमारा एक पीड़ा का विषय है। आप देखे होंगे आज हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, तो संस्कृत में कौन बच्चा पढ़ने आता होगा? जिसका एडमिशन कहीं नहीं जिसका हुआ, जिसके परिवार में
में एकदम आर्थिक स्थिति से विपन्न है, या घर का बदमाश लड़का है, या कुछ ही ऐसे लोग हैं जो बच्चे को अपने पढ़ाना चाहते हैं संस्कृत, वो भेजते हैं। अब इधर रुझान बड़ी है, तो बच्चा यही ज़बरदस्ती भेजा गया। तो ज़बरदस्ती पढ़ाना भी कठिन होता है, क्योंकि मन बांध के पढ़ा जा सकता है, मन मार के नहीं पढ़ा जा सकता है। आज कंपटीशन का युग है और समाज इसमें बहुत बड़ा दोषी है। समाज बहुत बड़ा दोषी है। हमारे विद्यालय का बच्चा धोती कुर्ता पहन के चलता है, एक तरफ से सम्मान तो करता है लोग, आप लोगों के मन में सम्मान का विषय आता है, लेकिन कहीं कहीं से टीज भी करते नजर आते हैं। न भी करते हैं, उन बच्चों को लगता है कि हमें टीज किया जाता है। आदर्श दृष्टिकोण से नहीं लोग देखना चाहते हैं। तो ये कहीं कहीं से समाज को भी इसमें आगे आना होगा, और जो हमारे धर्म संस्कृति से निकल करके जो चीजें आएंगी वही व्यक्ति ठीक तरीके से पढ़ा पाएगा। आपको आश्चर्य नहीं लग रहा होगा कि जो विद्यार्थी अर्थ में इंग्लिश में फेल रहा हो, इंटर तक गांव में इंग्लिश पढ़ा हो, उसके विद्यार्थी विश्वविद्यालय गोरखपुर जैसे विश्वविद्यालय में जहाँ नंबर देने में बहुत कंजूसी की जाती है, हमारे विद्यार्थी लगभग 6 वर्षों तक सेकंड टॉपर रहे हो, मेरे पढ़ाए विद्यार्थी। और उनसे पूछिए, वो कहेंगे कि हाँ आपके पढ़ाने का योगदान रहा है। कैसे पढ़ा ले गया? क्योंकि मैं भारत में संस्कृत निष्ठ नहीं था, क्योंकि संस्कृत का माहौल नहीं मिल पाया, मैं संस्कृति निष्ठ था। मेरे गुरु ने जब मुझे विभक्ति पढ़ाया, प्रीपोजिशन का पढ़ाना बड़ा कठिन होता है। आप लोग विद्यार्थी रहे, कहाँ टू लग रहा है, कहाँ ये सब लग रहा, कठिन होता है। उसको जब मैंने विभक्तियों पे पढ़ाना शुरू किया कि विभक्ति क्या है, और उससे प्रीपोजिशन को पढ़ाया, तो बच्चे के समझ में आ गया। यानी जो संस्कृत जान रहा है, ठीक संस्कृत शब्दों को जान रहा है, वो अंग्रेजी आसानी से सीख जाएगा। आखिर अंग्रेजी आया कहाँ से? हम जब मैन कहते हैं तो मैन आया कहाँ से? मानव से ही नहीं आया। जब हम मूषक कहते हैं, मूष कहते हैं, तो माउस आया कहाँ से? वहीं से नहीं आया। जब हम कुर कहते हैं, कुकुर, अंग्रेजी में CUR कुर मतलब कुकुर होता है, वहीं से नहीं आया। ऐसे हम कहते हैं लुक, लुक माने देखना, हमारे यहाँ भी लोक मतलब देखना होता है, जो दिखाई दे, जैसे लोक। गांव में लौक कहते हैं, लौकाई दे रहा है, लौकना, तो लोक से ही लुक शब्द मिल करके आया। ऐसे एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम आवर संस्कृत, वॉट एवर वी गेट इन इंग्लिश दैट कम्स फ्रॉम आवर संस्कृत। संस्कृत से हिंदी आया, हिंदी से बाकी भाषा है, ऐसे सब, ठीक है। तो जो संस्कृत जान, यानी जो मूल जान रहा है, जिस बच्चे को दादा दादी का प्यार ज्यादा मिलता है ना, वो ज्यादा सशक्त, ज्यादा मजबूत होता है। खाली माँ बाप के प्यार से नहीं मजबूत हो पाता है। इसी कारण से आप देखिए, परिवार एकाकी है, दादी दादा का प्यार नहीं मिल पा रहा, शहर में जाके रह रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो जा रहे हैं। तो हिंदी संस्कृत का जिसको प्यार मिला है, वो इंग्लिश आसानी से सीख जाएगा और दबा करके पढ़ाएगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं सोचा नहीं था कि मैं शिक्षक बनूंगा इस तरीके से, लेकिन सर मैं जानता था कि जो संस्कृत निष्ठ है, जो संस्कृत को जान रहा है, वो ये काम करने जाएगा। तो मेरा मानना है संस्कृत एक तो पढ़ाया जाना चाहिए 3rd क्लास से ही। मेरे बच्चे GN में पढ़ते हैं दोनों। संस्कृत मुझे बहुत नहीं आता, लेकिन मैं महाभारत 3 बार दिखा चुका, रामायण 3, कहीं के प्रसंग पूछिए वो बताएंगे सब बच्चे हमारे। और पहला पोएम जब हिंदी रटने के बाद इंग्लिश के पोएम 1-2 रट लिए अपने आप। भाई बच्चे रट ही लेते, कोई पहुंचेगा तो जॉनी जॉनी यस पापा रटाने लगेगा, उच्चारण जानी जानी कहेगा, जॉनी नहीं कह पाएगा, लेकिन जानिए कहेगा। तो कहीं कहीं लोप हो रहा। हमारे एक मित्र हैं, उनका बच्चे, वो पढ़ाते हैं, एक हिंदी के शिक्षक हैं। उनके घर में गया सर, वो बच्चे से कहा, वो बच्चा कहा कि पापा मेरा जूता कहाँ है? उसे डांटे, कहे बेटा जूता नहीं सूज। मैंने लगा उन्हें डांटा। हमने कहा जूता मतलब वो नहीं जानेगा, कल को कोई कहेगा बेटा जूता खाओगे तो समझेगा कोई बहुत अच्छी मिठाई है, खिलाओ हमको। मैं उन्हें बहुत डांटा। हमने कहा जब वो सूज जूता जानेगा तभी वो सूज जानेगा। आज जब आपको एलिफेंट मैं कहूँगा आपके सामने, तो आपके सामने एलिफेंट नहीं आएगा, आपके सामने हाथी आएगा। वो हाथी फिर जा कर के अंदर आपके ब्रेन में
जब जो पटल है अंदर, हाँ, जो हमारे वेदांतों में वर्णन है कि आँख देखती है तो कैसे स्मृतियाँ उसको पीछे जो स्क्रीन बना है अंदर वो कैसे आपके मस्तिष्क को बताता है, कैसे मुंह से निकलता है वो क्या है। तो आप ट्री कहते ही पेड़ नहीं, आपके सामने ट्री नहीं कभी आएगा, आपके सामने पहले पेड़ आएगा, तब आप कहेंगे हाँ ये वही पेड़ है जिसे ट्री भी अंग्रेजी में कहा जाता है। तो अपने मूल से आज देखिए जितने इंग्लिश मीडियम विद्यालय यहाँ पे हैं आप सर्च कर डालिए, 99% हिंदी मीडियम के पढ़ाने वाले शिक्षक पढ़ा रहे हैं और योग शिक्षक हैं। यहीं से निकल करके लोग आगे गए हैं, यानी वहां जा करके इंग्लिश न सीख करके, अंग्रेजी ना सीख करके अंग्रेजी सीखना, तो संस्कार वाली शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर बच्चा संस्कारित है तो कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी कर सकता है और देश के लिए बड़ा ही भारी योगदान दे सकता है। और दूसरी बात, कोई भी आविष्कार अध्ययन करने से नहीं हुआ। आज तक बता दीजिए बहुत पढ़ा लिखा आदमी बहुत बड़ा आविष्कार किया हो, बहुत बड़ा कवि बन गया हो, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, बता दीजिए, एक भी बता दीजिए। एक दो निकल गए वो अलग का विषय है। कोई पढ़ा लिखा कवि बनता है क्या? कोई पढ़ा लिखा बड़ा नेता बनता है क्या? कोई आविष्कार करने वाला न्यूटन कितना पढ़ा था आप जानते हैं? आइंस्टाइन कितना पढ़ा था जानते हैं? पढ़े लिखे किताब दर्जा नागने से नहीं होता है, डेफनेस से क्या होता है। यानी आप जब स्वतंत्र सोच आपके अंदर डेवलप होगी, फ्री थिंकिंग, एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण हो वेयर वी कैन थिंक फ्रीली। हम आपसे तमाम बात कहने में संकोच करेंगे, नहीं कह पाएंगे, तो कह नहीं पाएंगे, सोचेंगे कैसे, हमारा मस्तिष्क बच जाएगा, तो हम कैसे काम कर पाएंगे। तो एक स्वतंत्र माहौल में शिक्षा दी जानी चाहिए। जो भी बच्चा पढ़ना चाहे उसे पढ़ाना चाहिए। सीखने के लिए तो 3 महीने में जर्मनी सीख लेता है जाकर के व्यक्ति। जो भी जाएगा जर्मनी में पढ़ने जाएगा 3 महीने में जर्मनी सीख लेगा, और जो संस्कृत पढ़ा रहेगा वो 2 महीने में जर्मनी सीख जाएगा। तो किसी भी भाषा को सीखने में 3 महीने लगते हैं ठीक से सीखने में। मान ली कुछ कठिन अधिक भाषाएं हैं कुछ 5 महीना लग जाएगा, 6 महीना लग जाएगा। तो 6 महीने में हम एक भाषा को सीख सकते हैं, तो क्यों न हम अपनी भाषा में शिक्षा दें। दुर्भाग्य है कि मैं भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूं। अब चाहे पारिवारिक दबाव कहिए या ये कहिए कि इंग्लिश हिंदी मीडियम के विद्यालय है ही नहीं, खत्म हो गए हिंदी मीडियम के विद्यालय। जिस हिंदी मीडियम से निकल करके बड़े बड़े हमारे यहाँ के वैज्ञानिक हुए जो आज इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम से बच्चे भी निकल करके किसी लायक नहीं हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। मैं मीडियम का विरोध नहीं करता, लेकिन जो हमारा जो संस्कार युक्त विषय है वो बच्चे के अंदर फ्री थिंकिंग का माहौल डेवलप किया जाए। जब तक फ्री थिंकिंग नहीं होगा उसके अंदर, वो नहीं कुछ कर पाएगा। आप पढ़ाते रहिए। 99% नंबर, आप बताइए 99% नंबर देने से बच्चा बड़ा मेधावी हो जाएगा? आज कोई बच्चा 80% से कम पा ही नहीं रहा है। फेल होने वाला भी 80% से कम नहीं पा रहा था। जितने कॉन्फिडेंट के साथ मैं 50% भी नहीं 49 करीब है नंबर मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल पाएगा बच्चा? आज का कोई बच्चा यहाँ का जो 60% पाने वाले तुम कॉन्फिडेंट से बोल पाएगा? एक बच्चा खोज के ला के दिखा दीजिए। 53% मेरा इंटर में था और ग्रेजुएशन में भी था वैसे ही। उस समय का एवरेज छात्र आज काफी मक्खर है। तो चीजें जो हैं, मैं एवरेज छात्र नहीं था, मैं अच्छा छात्र था, मेधावी छात्र था। नंबरों में अभी समस्या है ना कि नंबरों से आप व्यक्ति के मेधा का संकलन करेंगे। एक तो अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया गलत है, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ता है। ऐसा नहीं करेंगे तो धांधली हो जाएगी। सरकारों की भी मजबूरी है। शिक्षक लोग एग्जाम देके कर देते हैं, नहीं, शिक्षक को पढ़वा के 1 महीना कम से कम नहीं तो 7 दिन का डेमो लेकर के विद्यार्थी कहे कि हाँ ये पढ़ा लेता है, उसे शिक्षक रखना चाहिए। अध्यापक अपनी मेधा से चुनेगा, समझाना तो विद्यार्थी को है। उससे पढ़वा के देखो ना 7 दिन। उससे तुम आप पढ़वाते ही नहीं हो, आप एग्जाम ले लिए, एग्जाम तो कोई पढ़ के दे देगा। आज तक कोई बहुत मेधावी व्यक्ति हो पाया है क्या? शिक्षक एवरेज विद्यार्थी ही बड़ा शिक्षक हो सकता है, क्योंकि वह एवरेज विद्यार्थी को भी देखेगा मेरे जैसा, जैसे आपने कहा कि आप एवरेज रहे हैं। नंबरों में मैंने बोला मैं सब में एवरेज रहा हूँ। एवरेज सब कुछ ना, ऊपर वाला तो खत्म हो जाएगा, कब उड़ जाएगा पता नहीं, नीचे वाला कब चल जाएगा। एवरेज जो सबको लेकर के चलता है आगे पीछे, तो शिक्षक तो एवरेज चलना ही पड़ेगा।
यही संकट है कि अध्यापक की यही इस प्रक्रिया को सही कर दिया जाए, पढ़वा के देखा जाए कि पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है ठीक से। आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके से किया जाए तो धांधली बढ़ने के भी चांसेस ज्यादा हैं? मैं बात को पहले ही बोल दिया हूँ। तो वो वही स्वर्णिम युग आने की जरूरत है ना, कि ऐसा भाव सबके अंदर हो जाए कि भाई मैं शिक्षक लायक हूँ, मैं ही शिक्षक का काम करूँगा, मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं शिक्षक का काम नहीं करूँगा। ऐसा भाव जब पैदा हो, इसलिए, और ऐसे भाव नहीं है आज के, इस नाते कोरोना आ रहा है। आपको लगता है? लगता नहीं है। दिस इज द ओनली रीजन ऑफ कोरोना एंड सच। और जो दूसरे अलग बीमारियां हैं, संकट हैं, यही एक कारण है, मनुष्य का स्वभाव एंड नो अदर रीजन एक्सेप्ट दिस। मैं कहीं भी कह सकता हूँ, किसी भी मन से कर सकता हूँ, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, दूसरे का हड़पने का भाव नहीं खत्म हो गया, जो सही हो, जो जिस योग्य हो, जब तक उसको स्थान देने की बात नहीं होगी, तब तक प्रकृति ऐसे ही कोरोना के रूप में आके करती रहेगी। लोग तीसरे लहर की बात कर रहे हैं, हे ईश्वर कोई भी लहर अब नहीं आवे, लेकिन हम कहते तो हैं, लेकिन कर्म करते हैं कि हर साल लहर आवे। ये पीड़ा है, अंदर की पीड़ा है। जब भी सुबह बैठता हूँ, जब भी मैं कुछ पूजा पाठ बहुत ही नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब भी थोड़ा बहुत करता हूँ तो मन में यही आता है, हे प्रभु मन में गड़बड़ी मत आने देना। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, आ ही जाता है। लेकिन बार बार सोचता हूँ, संकल्प करता हूँ, कोरोना का अगर कोई कारण पूछे कि भीड़ की वजह से हुआ, तो भीड़ की, आप बताइए भीड़ कम है, क्या कारण था? 10 दिन में बढ़ गया कोरोना, फिर घट गया कोरोना। कोई साइंटिस्ट बता पा रहा क्या? विश्व का कोई साइंटिस्ट है किसी हैसियत बताने की? सुनामी का एक दौड़ क्या है, किसी का वो कौन मीटर कहते, कौन कहते, बैरोमीटर क्या कहते, जो नापता है, कोई बता पाया कि इतने तेज लहर आएगी? कोई नहीं बता पाएगा। मनुष्य का स्वभाव को क्या कहता है? प्रकृति कहा जाता है। नेचर, हमारे भी स्वभाव नेचर कहा जाता है, उसको भी नेचर कहा जाता है। वो नेचर सीधे हमारे नेचर से ही कनेक्टेड है। चूंकि सबसे अधिक एक्टिव हम हैं, इस नाते नेचर को सबसे अधिक प्रभावित हम करते हैं। हमारे बाद हम पेड़ पौधों को प्रभावित करते हैं, हम वनस्पतियों को तो प्रभावित करते ही, हम निर्जीव वस्तुओं को भी, ठोस द्रव गैस तीनों को प्रभावित करते हैं। जब तक भर चारित्रिक वातावरण नहीं शुद्ध बनेगा, जिस योग्य जो कोई हो उसको आगे लाने की बात नहीं होगी, तब तक भर निश्चित रूप से ऐसी महामारियां आती रहेंगी। इसलिए हम सबको पुनः मैं निवेदन करूंगा कि स्वस्थ मन से प्रभु का स्मरण करें और अच्छा का सोचें कि दूसरा अगर उस योग्य है तो उसे भी मिलना चाहिए। ब्रिजेश जी, आप हमारे चैनल में आए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी एक बड़ा धन्यवाद मैं ही देना चाहूँगा, क्योंकि आप एक सामान्य व्यक्ति को, एक शिक्षक जो एक छोटा था कार्यकर्ता एक पार्टी का है, आपने उसे व्यक्ति विशेष बना दिया। आज यही कमी है, मैं दिखलाइन और बोलना चाहता हूँ, यही व्यक्ति विशेष की कमी है। मैं पार्टी लाइन से हट के बोल रहा हूँ, ये समाज की व्यवस्था है सर। आप बताइए, अभी जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव हुआ है, अध्यक्ष कहाँ से चुना जाना चाहिए? सदस्य में से चुना जाना चाहिए न? लेकिन क्या सदस्य में से अध्यक्ष कहीं चुना जाता है? अभी आप कहेंगे हाँ सदस्य, भाई वो तो छद्मवेशी सदस्य है, वो पहले से आया ही है अध्यक्ष बनने के लिए। 2-3 लोग पहले से ही आते हैं कि हम सदस्य नहीं, हम अध्यक्ष के लिए ही आ रहे हैं। तो जो आप मेंबर के लिए आए ही नहीं, जब आप व्हाट इज द राइट्स एंड व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ मेंबर्स आप नहीं जाने, तो आप कैसे अध्यक्ष का काम करेंगे? बुरा लगेगा लोगों को। ऐसे ब्लॉक प्रमुखी की व्यवस्था है, बड़ा अच्छी व्यवस्था योगी जी ला रहे थे कि इसके जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए। उसके लिए अलग ही से ही व्यक्ति आएगा। अलग से व्यक्ति क्यों आएगा? उसी में से क्यों न चुना जाए? क्या उसमें से व्यक्ति विशेष कैसे आए? उसी में से कोई व्यक्ति विशेष कैसे नहीं हो सकता है? जैसे आपने मुझे, जैसे एक छोटे से व्यक्ति को 8 उपाध्यक्ष हैं गोरखपुर में भाजपा के, और 8 ही जिले दोनों को मिला करके पूरे हमारी से जो शासकीय जिले में 16 हैं, 16 उपाध्यक्ष हैं, उसमें से और व्यक्ति विशेष बना दिया तो बड़ी बात है आपकी ना। ऐसे हर व्यक्ति को व्यक्ति विशेष बनाने की बात होनी चाहिए, चाहे वो संगठन हो, चाहे चैनल हो, चाहे जो। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ थे ब्रिजेश मणि मिश्रा जी, जो हर मुद्दे पे काफ़ी खुल के बोले। कई मुद्दों पे तो ऐसे जो
पार्टी का इनके लिए दिक्कत भी हो सकती थी, लेकिन वो खुल के बोले, जो आम जनता की राय, एक आम नागरिक के रूप में उन्होंने हर मुद्दों पर अपनी बात रखी। तो व्यक्ति विशेष में बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर किसी से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।